Hi everyone, good evening and welcome to the next class. Today we're going to discuss about the starting of machine learning and by today only we'll start by machine learning. तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों को बेसिक्स समझने हैं। पहले डेटा से हम लोग कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। सो मशीन लर्निंग के अंदर कितने टॉपिक हैं, कैसे एल्गोरिथम बनती है, कैसे डेटा को ट्रेन करते हैं, है ना। अभी तक हमने देख लिया कि अगर डेटा ट्रेंड है तो उसके ऊपर रिजल्ट कैसे लेंगे। कल के क्लास के बाद आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ट्रेंड मॉडल है तो उस मॉडल से डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो कोई एक फंक्शन होता है, वो मॉडल को रीड कर लेता है। रीड करने के बाद उस मॉडल के सारी पावर्स यानी उसके सारे डिसीजंस, उसकी सारी एल्गोरिथम की जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस वेरिएबल के अंदर आ जाती है। फिर वो वेरिएबल किसी भी सिमिलर डेटा के ऊपर काम करके एक पर्टिकुलर एनालिटिकल रिजल्ट और एक प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाता है। प्रोडक्शन के बाद ये बता पाता है कि क्या फेस अवेलेबल है, क्या कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, या कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए जिसके लिए वो ट्रेन था वैसा अवेलेबल है तो अपना वो आंसर दे पाएगा। ठीक है। अब बात ये है कि उस तरह के उस लेवल के जो मॉडल्स हैं वो बनाते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं। तो डेटा हमें समझ में आ गया कि हमारे पास रॉ डेटा होगा। उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, और अगर वो हो गई तो उससे एक मॉडल कैसे जनरेट करना है वो आज से जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मशीन लर्निंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम वो तीनों पार्ट का को एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं एंड देन विल गो अहेड विद द कैटेगरीज ऑफ ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है। 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिस पे पूरी मशीन लर्निंग बेस्ड है, जिस पे मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। सो आई थिंक इट्स विजिबल। Yeah, so here today we're going to discuss about the algorithms for machine learning implementations, right? Then जो अलग अलग तरह की algorithms हैं उनके mathematics, right? तो हर एक एल्गोरिथम का एक मैथ या उसके जो बैकएंड का कैलकुलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कितनी कैटेगरी है वो हम लोगों ने बात की अभी कि 3 तरह की कैटेगरीज मशीन लर्निंग की पॉपुलर हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग कहाँ अप्लाई होती है, किस तरह के मेथड पे अप्लाई होती है वो हम लोग और देखते हैं। ठीक है। देन जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर कैसे एल्गोरिथम बनती हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं? डिसीजन ट्री, नेव बेस, KNN, SVM, हार क्लासीफायर, ये हम लोग देख चुके हैं हार क्लासीफायर। ठीक है। ये यूज कर चुके हैं, लेकिन इससे बनता कैसे है कुछ मॉडल वगैरह, वो चीजें अभी आगे आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। लीनियर एंड लॉजिस्टिक रेग्रेशन, के मीन्स क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीजें क्या हैं और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं अब से कुछ देर के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड विल देन वर्क ऑन वन पर्टिकुलर एल्गोरिथम टुडे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन ट्री की या इनमें से कोई एक एल्गोरिथम की। वन बाय वन ये सारी एल्गोरिथम हम लोग डे बाय डे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, पूरा मैथमेटिक्स समझने के बाद। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, आपके ग्रुप में शेयर्ड है, ये एक एक्टिविटी है जो अभी सैटरडे को होने वाली है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मास्टर क्लास फॉर अस, है ना, जिसमें आपको ये समझ में आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, है ना। बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप रिमोटली बैठे हुए वो काम कर सकते हो जो आपके लिए हैवी रिसोर्सेस ज़रूरी थे, वो आपके पास अवेलेबल नहीं थे, तो कहीं आप रिमोटली बैठे हुए क्लाउड को यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है। तो थिंक अबाउट, अगर आपका क्लाउड गूगल प्ले स्टोर है, यूट्यूब है ना, पता नहीं कितने यूजर्स कहीं से भी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद अपनी अलग अलग तरह की सर्विसेज लॉन्च करते हैं। अगर एक प्रोग्राम को एक सर्विस बोला गया है, एक प्रोग्राम आपने बनाया, एक प्रोग्राम आपको एक मे बी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं,
है ना, कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, तो जितने भी ये सारी चीजें हैं एक 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 यूजर की, इतनी सारी आपकी माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट कर देगी उस क्लाउड के लिए। सपोज कितने लोग, आप सोचो कि कितने लोग गेम खेल रहे होंगे ऑनलाइन, कितने लोग व्हाट्सएप पे आ रहे होंगे, है ना, तो सब लोगों ने एक एक सर्विस स्टार्ट की होगी उस पर्टिकुलर क्लाउड पे। जूम पे हम लोग ये कर रहे हैं, जूम के लिए एक सर्विस स्टार्ट हुई होगी। तो कैसे ये माइक्रो सर्विसेज मैनेज होती हैं, कैसे ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोसेस में चलती हैं, और उसको किस टेक्नोलॉजी के अंदर रखा जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास, यू विल अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद इसी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर एक वर्कशॉप है जो आपको इस इससे समझ में आ जाएगा। वो वर्कशॉप में प्रैक्टिकली आप लर्न कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ें। और ये वर्कशॉप है 20th फरवरी और 21st फरवरी, 3-3 घंटे की ये डेली वर्कशॉप होने वाली है। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। सो मास्टर क्लास से आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पूरा टॉपिक क्या है, इसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। जैसे डेवऑप्स एक 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 पर्टिकुलर टॉपिक है या टेक्नोलॉजी है, डोमेन है जिसमें जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, वो आजकल बहुत सारी कंपनीज डेवऑप्स को यूज़ कर रही हैं। जो आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस है, एक्सेंचर है, विप्रो है, जितने भी नाम लोगे आप, वो इन इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही हैं। तो कैसे वो माइक्रो सर्विसेज मैनेज कर पा रही हैं, है ना? वो सब कुछ आपको यहाँ अंदाज़ा लग जाएगा, कैसे एक वर्क कल्चर, वर्क एथिक आईटी इंडस्ट्री का चलने वाला है, ठीक है? एंड उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लाउड के ऊपर पूरी प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज लेने के लिए यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, and both of these activities are just totally free. Okay, so I thought I should inform you about, because आपके ग्रुप पे शेयर हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ शेयर हो गई है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इट्स टुमारो, है ना, एक कल की एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। जिन लोगों के एग्जाम है वो थिंक अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, एंड you can attend this, right? So let's start by understanding the machine learning algorithms. Okay, सो हम डेटा के बारे में बहुत अच्छे से पहले ही बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट देखते हैं कि सपोज वी हैव डेटा, राइट, एंड हियर दिस डेटा which is available for n number of features. अभी फीचर क्या है ये बात करते हैं, है ना, जिस आपको पहली बार ये टर्म सुनने को मिलेगी प्रैक्टिकली। तो फीचर क्या है? अब सपोज करो आपके पास डेटा है, ये एक्सेल शीट है ना, एक्सेल। इस एक्सेल शीट में आपको मिला, अब ये एक्सेल शीट है, सपोज करो आपको, आपके पास एक बच्चों की किसी क्लास के, है ना, ये बीटेक के बच्चों के रिजल्ट्स हैं, अलग अलग तरह के कॉलम्स हैं। यहाँ आपके पास नेम है, रोल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये ब्रांच है, ये सेमेस्टर है, और ये मान लो एक और कॉलम हमारे पास मार्क्स के लिए है, ठीक है। इतने सारे आपके पास कॉलम्स हैं, तो हर एक कॉलम को आप एक फीचर बोलते हो। हर एक कॉलम आपके लिए एक फीचर है। तो ऐसे इस स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, तो जितने भी कॉलम होंगे वो एक फीचर बन जाएंगे आपके लिए। तो जितने भी फीचर्स हैं, उन फीचर में से कितने ऐसे फीचर हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं इस बीटेक, इस क्लास के इस उस पर्टिकुलर बच्चे को। सपोज किया करो यहाँ बच्चे का नाम हम बात कर रहे थे, नाम है सपोज सौरभ, है ना। ऐसे हमारे पास 100 यूजर हैं, इसका मतलब है 100 नंबर ऑफ रोज होने वाली हैं यूजर्स की। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 फीचर हैं, इसका मतलब है टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? 7 इंटू 100 इज 700, राइट। 700 वैल्यूज में से हमें ये देखना है कि ये तो रॉ इन्फॉर्मेशन हो गई, दिस इज योर रॉ इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर रॉ डेटा, यू कैन से, राइट। इस रॉ डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे? ये जो सात अ, ये जो सात आपको कॉलम दिख रहे हैं जिसको हम फीचर बोल रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसी फीचर्स होंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। सपोज करो ईमेल आईडी, इससे कुछ करने वाले नहीं हैं हम लोग, है ना। रोल नंबर हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं भी हो। जिस जिस कॉलम को आप यूज नहीं करने वाले हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हो। ये पार्ट आपका डेटा साइंस के अंदर ही आता है, ठीक है। ये आप विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, है ना। मार्क्स हमारे लिए ज़रूरी है,
हमारे लिए उसका सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है या उसकी ब्रांच इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो व्हाट्सएवर जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपको 7 में से 4 ऐसे फीचर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 4 फीचर्स के ऊपर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। तो कौन-सी ऐसी एल्गोरिथम है जो ये बताएगी कि इन 100 यूज़र में से कितने यूज़र, हाउ मेनी यूज़र्स आर आर इन गुड कैटेगरी और बैड कैटेगरी। कितने अच्छे बच्चे हैं और कितने बेकार बच्चे हैं इसमें से। कितना अच्छा स्टफ है, कितना बेकार स्टफ है, ठीक है? इससे हमें हमें एक डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी कि जितने अच्छे बच्चे हैं, उनको हम लोग आगे के लिए कंपनी में प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने बेकार बच्चे हैं, उनको हम लोग और एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं इनके ऊपर, है ना? इन बच्चों को बैड और गुड का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई उनके कैरेक्टर पे जा रहे हैं। बैड बैड इन एकेडमिक्स, गुड इन एकेडमिक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो उनको डायरेक्टली हम भेज सकते हैं कंपनी के प्रिपरेशन के लिए या कंपनी के इंटरव्यू के लिए, और इनको हम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों के ऊपर, राइट? प्लेस करने के लिए। अगर ये चीज़ कैटेगरी बन जाती है ऑटोमैटिकली इस डेटा को देखने के बाद, राइट? सो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो कौन सा ऐसा ऐसा मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला होगा जो इन 4 फीचर को देख के ये बता देगा कि हाँ भाई, इस तरह से आप ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर सकते हो कि ये बच्चे अच्छे हैं और ये बच्चे अभी पुअर है। हो सकता है मार्क्स के बेसिस पे, हो सकता है उसके ब्रांच के बेसिस पे, क्योंकि अगर एआई ब्रांच की बात करोगे तो उसमें अभी-अभी नई-नई ब्रांच है, तो हो सकता है मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हों। हर एक का थ्रेशोल्ड लेवल कुछ और हो, सीएस ब्रांच का कुछ और हो, आईटी ब्रांच का कुछ और हो, मैकेनिकल ब्रांच का कुछ और हो, है ना? तो मिक्स ऑफ ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? तो ऐसे अगर हम लोगों को अपने डिसीज़न लेने हुए, तो अपने डेटा को अपने हम लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक डेटा को आपने बोला डेटा को आपने बोला ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो आपके पास टोटल डेटा था 700 वैल्यूज़ का। उस 700 वैल्यूज़ में से आपके पास केवल 400 वैल्यूज़ अब अच्छी हैं। 300 वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास 400 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको आप बोलोगे ट्रेनिंग डेटा, राइट? टेस्टिंग डेटा मतलब अब आप टेस्टिंग डेटा में क्या करने वाले हो? अब आप कुछ पूछने वाले हो। अगर किसी बच्चे के कोई बच्चा अगर एआई ब्रांच से है, जिसके 39% मार्क्स हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? है ना? उसको आप क्या बोलोगे? गुड कैटेगरी में बोलोगे कि बैड कैटेगरी में बोलोगे? यानी कि ऐसा अगर आपके पास एक और डेटा है जो क्वेश्चन वाला डेटा है, जिससे कि आप ये बता सको कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए तो जो भी आंसर होंगे, उस आंसर को बेसिकली हम बोलने वाले हैं, उस आंसर के बेसिस बोलने वाले हैं कि ठीक है, ये वाली जो एल्गोरिथम है वो सही काम कर रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सोचो कि ये टेस्टिंग वाला डेटा है। टेस्टिंग मतलब कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं। हमने बोला कि एआई ब्रांच का बच्चा जिसके 30% 39% मार्क्स होंगे, एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं कुछ और, ठीक है? ये तीनों पैरामीटर के बेसिस पे आप बताओ कि ये गुड कैटेगरी होगी कि बैड कैटेगरी होगी, ठीक है? तो आपने पहले बताया कि ये कैटेगरी बैड कैटेगरी है, ठीक है ना? और अगर आपकी एल्गोरिथम रिजल्ट दे रही है गुड, इसका मतलब है कि आपकी एल्गोरिथम अभी सही नहीं है इस डेटा के ऊपर काम करने के लिए। कौन-से डेटा के लिए काम करने के लिए? जो आपने 400 वैल्यूज़ का डेटा ट्रेन किया था, ठीक है? तो अब आपको डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 तरह से सोचना है, और इस डेटा के अंदर 2 वैल्यूज़ और आने वाली हैं। एक को बोलेंगे हम लोग फीचर्स और एक को बोलेंगे लेबल्स। फीचर्स कौन-सी एक चीज़ हो गई जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे हमने बात बात की मार्क्स, है ना? नेम, उसकी ब्रांच, ऐसा कुछ, है ना? इनको हमने बोल दिया फीचर्स। और लेबल क्या होगा? लेबल इसमें 2 ही कैटेगरी हैं। जितनी कैटेगरीज़ होंगी, उस कैटेगरी को हम बोलने वाले हैं लेबल, या तो गुड या बैड। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को बोलते हैं हम लोग लेबल, और जो हमारा पैरामीटर है जिसके ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फीचर्स, राइट? तो अभी आपको क्या समझ में आया मोटा-मोटा, अगर इसको हम लोग अगर हम इसको समराइज़ करें तो डेटा
डेटा, इसको आपने बोला ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। फिर उसने आपने इसको क्या बोला, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के साथ में, कि इसमें फीचर्स होंगे और लेबल्स होंगे। ठीक है, लेबल्स आपके रिजल्ट्स होंगे और ये आपके पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपने सपोज एक बॉक्स बनाया, इसको बोल दिया मशीन लर्निंग प्रोग्राम, MLP। आपने डेटा को एंटर कराया और इसने इसका मीनिंग जनरेट कर दिया। कितना सिंपल है, इस मशीन लर्निंग प्रोग्राम ने मीनिंग जनरेट कर दिया। अब इस मीनिंग जनरेट करने का मतलब है कि इसके पास इसमें से एक वेरिएबल जनरेट हुआ, सपोज उस वेरिएबल का नाम है एक्स। ये एक्स नाम का वेरिएबल अब कैपेबल है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे इससे। इसका मतलब है कि अब आप टेस्टिंग डेटा से इस एक्स को अगर पास करोगे तो ये एक्स इस टेस्टिंग डेटा से आपको कुछ रिजल्ट देगा। जो रिजल्ट आएगा इसको बोलते हैं हम लोग दिस इज योर रिजल्ट ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट, और रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। एंड एक्चुअल रिजल्ट क्या था, जो हमारा पहले से हमें पता था कि भाई हमारे टेस्टिंग के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है एंड जो रिजल्ट अभी आया एल्गोरिथम का, इन दोनों के बीच आप देखो कि डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, जो जो चाहिए था रिजल्ट वही आया, इसका मतलब है आपकी एल्गोरिथम जो भी आपने यूज की थी, जो भी ये प्रोग्राम था, राइट, इसका मतलब ये 100% परफेक्ट है इस प्रॉब्लम को यूज करने के लिए, इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करने के लिए। अगर जो आपका रिजल्ट इसने दिया और जो आपको पता था पहले से कि रिजल्ट आ सकता है या आना चाहिए, है ना, दोनों सेम नहीं है, तो कितना डिफरेंस है आपके हिसाब से। रिजल्ट आना चाहिए था 70%, लेकिन इसने बताया 73%। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3% का। इसका मतलब है आप सोचो कि इस 3% के डेटा के बाद भी आप इसकी एक्यूरेसी कितनी बोल सकते हो। यू कैन टेल 90+% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है ना, अगर ये आपके लिए ठीक है 90+% एक्यूरेसी, दिस इज गुड। अगर नहीं है तो यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन दिस मशीन लर्निंग प्रोग्राम टू चेंज और अपडेट, so that your result must be coming in or must fall in 90+% of accuracy। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस मशीन लर्निंग प्रोग्राम को जब हम डेवलप करेंगे तो ये कितनी कैटेगरी में डेवलप होगा। ठीक है, machine learning program will be developed in 3 categories. One is called as supervised, दूसरा unsupervised, एंड तीसरा reinforcement। तो मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम हम लोगों ने इस बॉक्स में बंद किया, डेटा इनपुट कराया, है ना, ये ट्रेनिंग डेटा इनपुट कराया, इसका आउटपुट रिजल्ट आया। ठीक है, ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम था, ये इस कैटेगरी का हो सकता है, इस कैटेगरी का हो सकता है, इस कैटेगरी का हो सकता है। तो हमें पता क्या चलेगा कौन सा प्रोग्राम लिखना चाहिए, हमें कौन सा प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो अब ये सोचते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपने जो ट्रेन किया, आपने जो सिखाया, है ना, जो लर्न कराया, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो आप बात करो सुपरवाइज्ड की। मैंने एक छोटे बच्चे को बोला आज की भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे मैंने इसको चीज को लर्न करा दिया। तो मैं कल पूछने वाला हूँ, आफ्टर 10 days पूछने वाला हूँ उस बच्चे से कि 2 3 जा 6। तो जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट वो बच्चा देने वाला, बताने वाला है, वो रिजल्ट और जो एक्चुअल रिजल्ट है जो होना चाहिए, जो कि 6 है, अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब है आपकी सुपरवाइज लर्निंग परफेक्ट थी, सुपरवाइज लर्निंग परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, यानी कि आप सिखा रहे हो, एक ट्रेनर है और वो ट्रेन कर रहा है किसी चीज को, है ना, किसी बच्चे को, किसी प्रोग्राम को, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। आज के बाद अगर आप 10 दिन बाद भी पूछोगे उससे रिजल्ट, तो परफेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर सोचो कि आपने लर्निंग कराई किसी चीज को और उसके बाद आंसर सही नहीं आया, 2 3 जा 6 की जगह पर उसने बोला
5 और रिजल्ट था 6, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस है बहुत ज्यादा, है ना। ये डिफरेंस सपोज करो पॉजिटिव में है, तो जो डिफरेंस आया इसको बोलते हैं हम लोग एरर, है ना। ये जो डिफरेंस आया, जितना भी डिफरेंस आया उसके हिसाब से हमें एरर का परसेंटेज समझ में आ गया। सो बिकॉज ऑफ दिस एरर, नाउ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टोल्ड टू द इनपुट कि भैया आप अपनी लर्निंग को चेंज करो, लर्निंग का पैटर्न चेंज करो, ये सही नहीं है। तो आपने फिर से एडजस्टमेंट किया इस लर्निंग में। तो ये किसने किया? बार बार आप ट्रेनर से तो ट्रेन कर होगे नहीं, तो ये ऑटोमेटिक कौन, जो ये प्रोग्राम था वो ऑटोमेटिक अपने अंदर चेंजेस करेगा। सपोज करो पहले आपका 2 3 6 के लिए जो भी इनपुट कराया वो 2 था, ठीक है। दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ था 3 3 सो यहाँ आपकी कोई कैलकुलेशन चल रही थी जिसकी वजह से रिजल्ट आया 5, राइट, जो जो कि ये सही नहीं था। तो अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करेगा, एंड प्रोग्राम को चेंज करने के बाद वापस से रिजल्ट देगा। सपोज रिजल्ट आया 5.8, अब ये रिजल्ट और क्लोज आ गया। अब समझ में आया कि ठीक है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है ना, लेकिन अभी भी सही नहीं है रिजल्ट। तो फिर क्या करेगा, ये वापस से पनिशमेंट देगा कि भैया वापस से चेंज करो इस प्रोग्राम को। तो चेंज वापस से चेंज होगा प्रोग्राम, एंड देन अगेन you will get the result. This is how this machine learning program will be will be updated automatically, and this is called as reinforcement. जैसे एक बच्चे की बात करें, आप खुद की बात करो, आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, वो सही नहीं था, तो आपको चाटा पड़ा, है ना, आपको पनिशमेंट दिया गया, आपसे कोई फाइन लिया गया। आपने फाइन दिया तो आपको समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो आंसर वो नहीं है जो मैंने दिया था, कुछ आंसर और देना पड़ेगा, डिफरेंट देना पड़ेगा। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो चारों में से दूसरा आंसर दो, तो पहला आंसर तो गायब हो गया। आपने दूसरे तीसरे चौथे आंसर में से कुछ आंसर दिया, सपोज करो वो फिर भी सही नहीं है, फिर से आपको पनिशमेंट मिला, फिर से फाइन देना पड़ा, फिर आप इन दोनों में से चूज करोगे। कहीं ना कहीं इस आइट्रेशन के बाद में आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, मिस्टेक्स ड्रिवन मैकेनिज्म है, जहाँ पे बार बार गलती करता है प्रोग्राम, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो ये इसको कुछ पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि इसको बार बार कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू से सेट किया जाता है। और वो पनिशमेंट क्या हो, पनिशमेंट क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रोग्राम के अंदर पनिशमेंट कुछ भी नहीं हो सकता, केवल आपकी कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वो हम देखेंगे, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज देखेंगे, मैथमेटिक्स कैसे इसका काम करने वाला है। बट अभी यह समझ लो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, जिसके अंदर आप, एक ट्रेनर होता है, वो ट्रेन करता है किसी डेटा को, अगर उसी डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आंसर देना चाहिए। अगर वो अच्छा से आंसर दे पा रही है, इसका मतलब है कि वो एल्गो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, परफेक्ट है, ठीक है। एंड जिसमें ट्रेनर की जरूरत हो, जिसमें ट्रेन किया गया हो, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस तरह के मेथड को हम बोल देते हैं सुपरवाइज्ड। जहाँ पे आपको ट्रेन करें लेकिन आपके जो आंसर है वो सही ना हो उसके बावजूद भी, एंड बार बार आपको पनिशमेंट दिया जाए, आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपका अगर आंसर सही हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिले। तो आपको जिस चीज के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, जिस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगा, वो उसके लिए जो एल्गोरिथम है वो याद कर लेगी, अच्छा इस चीज के लिए मुझे पनिशमेंट मिला था तो ये वाला काम मुझे नहीं करना है, इसके लिए रिवॉर्ड मिला था, इसका मतलब आंसर हमेशा के लिए ये होना चाहिए अगर क्वेश्चन ये आएगा। तो इसका मतलब आपका जो सेटबैक है, आपकी जो मेमोरी है वो काम करने लग जाती है इस रीइंफोर्समेंट के अंदर। अब तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें ना तो मिस्टेक्स हो रही हैं, ना ही कोई ट्रेनर है, कोई ट्रेनर ही नहीं है। सपोज करो एक एक बार आपके आपने छोटे बच्चे को बोला जाके, यहाँ एक लैंप है, राइट, और फायर है, ठीक है। इस छोटे बच्चे को बोला कि भाई जाके तू इसको इसमें आग में हाथ डाल दे, ठीक है ना, इसको इसको टच करके दिखा लैंप को, ये बहुत ज्यादा हॉट था। तो ये बच्चा जाएगा, इसको तो पता ही नहीं है कि फायर क्या होती है, उसको पता ही नहीं है कि लैंप क्या होता है, हॉट भी हो सकता है कि नहीं, इसने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ये जाएगा और जाके इसको पकड़ लेगा, राइट। तो अब इसने खुद से सीखा, इसने खुद से सीखा कि यार ये तो पकड़ना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि इसको समझ में ना आए पहली बार कि ये हॉट क्यों है, मुझे मुझे ये हार्म क्यों कर रहा है, राइट। फिर अगली बार कोई फिर से पकड़ेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, लेकिन उसके बाद भी इसको कुछ ना कुछ हार्मफुलनेस के बाद में, काफी देर के बाद में एक सेंस डेवलप होगा कि अच्छा ये चीज मुझे टच नहीं करनी चाहिए, है ना। या आप सोचो कि
मैंने 4 तरह के फ्रूट दिए। अब मैंने बोला कि इस बच्चे को कभी नहीं पता कि इसको पता ही नहीं है कि ये फ्रूट कौन-सा है। इसको नाम नहीं पता इस फ्रूट का। इसको पता नहीं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, राइट? तो ये 4 तरह के अलग-अलग फ्रूट्स हैं। अब मैंने कहा कि इसको ना 4 अलग-अलग बॉक्सेस हैं, इसमें इसमें पुट कर दो। अब ये मिक्स दिए थे मैंने, सब कुछ मिक्स था। तो ये बच्चा कैसे बिना ये जाने कि कौन-सा फ्रूट है, कैसे इस इन इन बॉक्सेस के अंदर रखने वाला है। तो ये ऑटोमैटिकली खुद सोचेगा कि मैं कैसे रखूँ इस चीज़ को। तो सपोज़ करो एप्पल कम थे और ये साइज़ छोटा था इस वाली बॉक्स का, तो ऑटोमैटिकली कम एप्पल्स को ये कुछ देर के बाद समझ जाएगा कि मुझे इसमें रखना चाहिए। जबकि बताया ही नहीं किसी ने भी इसको, ठीक है? कुछ देर के बाद में ये अगर ऑरेंज थोड़े और ज़्यादा था, बॉक्स का साइज़ का बड़ा था, तो ये इसमें डाल देगा। तीसरी चीज़ को इसमें डाल देगा, जो सबसे ज़्यादा थी उसको इसमें डाल देगा, राइट? तो जब इसको किसी ने बताया ही नहीं था बट इसका खुद का सेंस डेवलप हुआ आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन इसको मिली यहाँ से इस पर्टिकुलर डेटा की, उसको देखने के बाद ये खुद ही अपनी एल्गोरिथम को डेवलप करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स। तो ये अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स डेटा को खुद से विजुअलाइज करती हैं, खुद ही एनालाइज करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट करके देती है। तो ये किस तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, है ना? इसको मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कैसे डेवलप होती है। तो सुपरवाइज में तो मैंने क्या बोला, एक सुपरवाइज का एग्जांपल देखते हैं। एक सुपरवाइज का एग्जांपल शिट ठीक है, सुपरवाइज में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने एक चीज़ बोली c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो फिक्स है। मैंने बच्चे को बता दिया पहले से ही कि 2 वेरिएबल हैं और इसके अंदर मैं एडिशन लगा हुआ है। तो जब भी 2 वैल्यूज़ आएँगी, वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना? अनसुपरवाइज़ रीइंफोर्समेंट के अंदर आपको कोई फ़ॉर्मूला मिला, q इज इक्वल टू c या q डैश प्लस c a माइनस बी, c इंटू a माइनस बी, है ना? और ये c रैंडम है। क्या है? जो क्यू पहले था, है ना? पहला इसका एक्सपीरियंस था, पहला रिजल्ट इसका था 3, तो 3 बन जाएगा। सबसे पहली बार जब स्टार्ट होगा क्यू, तो क्यू की वैल्यू होगी 0, क्यू डैश की वैल्यू होगी 0, राइट? तो ये जो भी पुराना एक्सपीरियंस है प्लस सी रैंडम है, कुछ भी रैंडम हो सकता है, सॉरी माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं वापस। सेम सेम एग्जांपल है, लेकिन सी एक रैंडम वैल्यू है। हर बार रैंडम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगी ही होगी। अगर सी की रैंडम वैल्यू 1 है, तो जो रिजल्ट आया और पुराना जो रिजल्ट था, ठीक है ना? उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये रिजल्ट कितना होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट योर रिजल्ट विल बी सेम। बट अगर सी की रैंडम वैल्यू 0.8 आ गई, तो 0.6 आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका कोई रिजल्ट ये डिफरेंट आने वाला है, जो कि एक्चुअल रिजल्ट से बहुत ज्यादा डिफर करेगा। एक्चुअल रिजल्ट आपको चाहिए था सपोज 5, किस चीज का? जिसमें ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। बट इस रीइंफोर्समेंट के अंदर तो रिजल्ट कुछ भी आने वाला है। यहाँ पहली वैल्यू 0 थी, अगली वैल्यू अगली वैल्यू इसकी सपोज करो सी की वैल्यू 0.6 है, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो इसको पनिशमेंट देना पड़ेगा कि यार आपने ये काम सही नहीं किया, यानी कि जो क्यू डैश है ना, उस इसके अंदर कुछ ना कुछ क्यू डैश के अंदर मेमोरी पहुंच जाएगी और ये प्रोग्राम को हार्म होगा, यानी कि आपको कुछ माइनस या प्लस नाम का एक कोई और एक्स्ट्रा बैगेज लेना पड़ेगा। आपको मेमोरी पे लॉस दिखाई देगा, ठीक है ना? तो ये चीज हो गई हमारे लिए रीइंफोर्समेंट। इसको एक्चुअल हम समझेंगे। वी हैव एल्गोरिथम्स ऑफ ऑल थ्री काइंड। मैं अभी आपको बस केवल आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ अभी, है ना? रीइंफोर्समेंट, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, तीनों तरह की कैटेगरी हमारे पास सिलेबस में अवेलेबल है, ठीक है? तो अब देखते हैं अनसुपरवाइज्ड। तो अनसुपरवाइज के लिए हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा सब चीजों का लग जाएगा धीरे धीरे करके। अनसुपरवाइज्ड में मान लो हम लोगों ने सेम एग्जांपल लिया, 3 फ्रूट है ना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। इन तीनों को 3 कंटेनर में डालना है। हो सकता है ये वाला इसमें जाए, ये वाला इसमें जाए और ये वाला इसमें जाए, राइट? क्योंकि दोनों तीनों का साइज अलग है, तीनों की क्वांटिटी अलग है। तो ये इसको बोलते हैं। और इनका सबसे पहली बात है कि
तीनों फ्रूट के लिए हमें क्या पता था पहले से, हमें हमें क्या पता था, वेट पता था, वेट, हमें पता था नंबर, क्वांटिटी, ठीक है। हमें और क्या पता था, सपोज करो इसका प्राइस पता था, ठीक है। तो पैकेजिंग करने के लिए अब आपको जो बॉक्स मिले थे तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। सपोज करो सबसे ज्यादा प्राइस है एप्पल का प्राइस है 200 रुपीज के जी। ऑरेंज का है सपोज करो 50 रुपीज के जी, है ना, पर के जी। मैंगो का है सपोज करो 80 रुपीज पर के जी। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी सबसे ज्यादा अच्छा बॉक्स हो उसके अंदर हम लोगों को एप्पल रखना चाहिए। फिर क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना है, इसके बेसिस पे भी डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करके आपने इन मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज को इस तीनों बैग के अंदर डालने की कोशिश की, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिली हुई थी, है ना, जो भी वैल्यूज मिली हुई थी, आपने इसको क्लस्टर किया, क्लस्टर, ऑटोमेटिकली सिमिलर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका ये रैंडम मैंगो एक यहाँ पड़ा हुआ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ था, कहीं भी रैंडम था। तो आपने देखा कि जो जो भी सिमिलर कलर का आपको मैंगो दिखने वाला है उसको आप उठा के इसमें डाल दो। तो क्लस्टरिंग कर दिया आपने सेम इंफॉर्मेशन की। तो जो प्राइस, क्वांटिटी, वेट और कलर भी देख सकते हैं इसमें, कलर, है ना। तो जो सिमिलर कलर के इतनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वाली चीजें या फ्रूट अवेलेबल है, उसको हमने क्लस्टर कर दिया। और क्लस्टर हम हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉक्स में आ गए। सिमिलरली अलग कलर का जो फ्रूट था, जिसका अलग वेट था, अलग क्वांटिटी थी, प्राइसिंग थी, उसको हमने अलग कर दिया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से जब आप क्लस्टरिंग कर रहे होते हो, तो इस क्लस्टरिंग मेथडोलॉजी को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज मेथड। इसमें आपको कोई भी पहले से ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती। एक ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ता है या ऐसी एल्गोरिथम डेवलप करनी पड़ती है जो सिमिलर सिमिलर इंफॉर्मेशन को लगभग सेम मान लेती है। हो सकता है कि उसमें मान लो अगर एप्पल का वेट और ऑरेंज का वेट सेम दिखाई दे, तो एल्गोरिथम के हिसाब से तो एप्पल और ऑरेंज सेम सेम भी हो सकता है, तो गलत भी आंसर आ सकता है। तो हम लोग सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि किसी कोई बच्चे से बात करें तो बच्चा भी ऐसी गलती कर ले, ठीक है ना। अगर एप्पल का कलर और ऑरेंज का कलर सेम होता है, वेट भी सेम है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, राइट। तो छोटा सा पार्ट उसमें से कट करके टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक और नया पैरामीटर डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं जहाँ पे आपको कोई सिखाता नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वो एल्गोरिथम कर रही होती है। कोई कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जो कि सारी इन पैरामीटर के बेसिस पे क्लस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ यू नो कोई कोई एक रिजल्ट की तरफ ओरिएंट कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछें। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट, एनीवन? परफेक्ट। तो थ्योरेटिकली हम लोगों ने ये समझ लिया कि तीनों तरह के एल्गोरिथम किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं और कैसे कैसे अप्लाई होंगे, है ना। वो तीनों है क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा सुपरवाइज के बारे में तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। क्लस्टरिंग के बारे में बताना चाहोगे तो आप उसको बता सकते हो कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन regression एंड क्लस्टरिंग। तो आप बोल सकते हैं दिस इज समवट, तीनों के बारे में हम बात करते हैं। ये दिस इज समवट, दिस क्लस्टरिंग इज पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड। तो अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग यूज होती है, सुपरवाइज्ड में क्लासिफिकेशन यूज होता है। और रेग्रेशन दोनों में काम करता है, क्लासिफिकेशन में भी, आई मीन सुपरवाइज में भी और अनसुपरवाइज में भी, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इज समवट डिफरेंट टाइप, रीइंफोर्समेंट इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी बात करते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की। हालांकि सेमी सुपरवाइज भी है, सेमी सुपरवाइज्ड थोड़ा हम सिखाएं और थोड़ा ऑटोमेटिक सीखें,
तो कोई भी आप में से, मैं भी हूँ या आप हो, कोई भी हम लोगों खुद से नहीं सीख रहे हैं, कोई हमें सिखा रहा है, कुछ चीजें हम लोग खुद से सीख रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स। सुपरवाइज भी है, थोड़ा अनसुपरवाइज भी है, थोड़ा रीइंफोर्समेंट भी है, थोड़ा हमें पनिशमेंट भी मिलता है, तभी हम लोग, या रिवॉर्ड भी मिलता है, उसी के बेसिस पे हम लोग डेली अपनी लाइफ में सीख रहे होते हैं। कोई हमें सिखा भी रहा होता है ना, और कभी कभी हम लोग खुद भी सीख रहे होते हैं। ये सब सब कॉम्बिनेशन हमारे एक साथ मिलके हमारे ब्रेन की मैपिंग कर रहे होते हैं, एंड दैट इज द एंटायर मेथड ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, एंटायर प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग। अच्छा, इन तीनों के अलावा एक एक दो टर्म और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दोज आर सेपरेट बट somewhat related to machine learning, right? Which is called as recommendation system. Recommendation system, right? Also, recommendation system plus आप इसको बोल सकते हो डायमेंशनल रिडक्शन, डायमेंशंस ऑफ डेटा रिडक्शन, राइट? अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है ना, जिसके हम कॉलम की बात कर रहे थे, बहुत सारे कॉलम्स हैं, इस कॉलम से, और रोज भी हैं, है ना, मान लो आपके पास ये रोज है, ये तो एक फाइल है आपकी, ऐसी मल्टीपल फाइल है, मिलियंस ऑफ फाइल है आपके पास। इन मिलियंस ऑफ फाइल में से ये एक बच्चे का डेटा है, एक बंदे का डेटा है ना, ऐसा पता नहीं कितना सारा डेटा होगा, उनमें से आपको फिल्टर करना है डेटा। तो तब आप डायमेंशनल रिडक्शन की बात करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ data analytics, big data, or you can say it as dimensional reduction as well, which is a separate one individual part, which is also connected to machine learning. ठीक है, it is also connected to machine learning. Now आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फिर डिफरेंस क्या है। वो हम लोग जब डीप लर्निंग में पहुंचेंगे, जब जब जानने की कोशिश करेंगे। एक लाइन अगर आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करें, तो मशीन लर्निंग में डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई होते हैं। छोटा डेटा सेट है ना, छोटे डेटा सेट का मतलब ये नहीं कि कोई केबीज की बात कर रहे हैं, हो सकता है एमबीज में, जीबीज में डेटा है, तो आप डायरेक्ट एल्गोरिथम्स यानी फार्मूला बेस्ड कोई भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जैसे डेटा आपका बड़ा हो गया और डायनेमिक है, बार बार अपडेट भी होता है, आज का डेटा कुछ और है, कल का डेटा कुछ और हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो जहां न्यूरल नेटवर्क्स आएगा, है ना, न्यूरल नेटवर्क, जहां न्यूरल नेटवर्क आएगा, आप उसको डायरेक्टली अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी बोल सकते हो। मोस्टली न्यूरल नेटवर्क्स विल बी कमिंग इन अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी। हालांकि न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा पार्ट सुपरवाइज में भी आता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट न्यूरल नेटवर्क इज अ टोटल पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड पार्ट, ठीक है। जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूरल नेटवर्क, जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूरल नेटवर्क का अप्लाई कर रहे थे, वो भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को न्यूरल नेटवर्क के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ अपडेट करना पड़ेगा फॉर्मूला, है ना, और वो अपडेशन आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ एमएल प्रोग्रामर, एज अ एमएल प्रोग्रामर और मशीन लर्निंग इंजीनियर, राइट, आप वो फॉर्मूला अपडेट कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सपोज y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। डब्ल्यू एंड बी, ये दो बहुत खतरनाक वेरिएबल हैं इस पूरे फॉर्मूला के, और इसको आप अपडेट कर सकते हो। डब्ल्यू की जगह कुछ और लगा सकते हो, सिग्मोइड, सिग्मा, समेशन, है ना, इसके प्लस और कुछ ऐड करना है आपको, इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, जो जैसे भी आप इसको अपडेट करोगे, बट वो अपडेट ऐसा होना चाहिए जिससे कि रिजल्ट मिले आपको, अच्छे रिजल्ट मिले किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आपने ये काम किया, राइट, सो इट विल बिकम योर डीप लर्निंग एल्गोरिथम, और यू कैन से इस एल्गोरिथम को मॉडल फॉर दैट एल्गोरिथम, राइट, डीप लर्निंग मॉडल। तो डीप लर्निंग क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क था, वो आपने खुद का बनाया है, और ये एक दिन में नहीं बनता है, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स लाइक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी लॉन्ग, है ना। इसमें हम लोगों को बहुत सारी टर्म्स एंड मैथमेटिक्स समझने की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना। लेकिन हम लोग काफी सारी चीज देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इसको समझेंगे नहीं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा जीरो से लेके एंड तक का, कि ये न्यूरल नेटवर्क है क्या, न्यूरॉन क्या है, और ये सब चीजें, कि इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे मॉडल बनते हैं, है ना। तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको खुद का मॉडल बनाने के लिए
खुद के एल्गोरिथम बनाने के लिए, इनफैक्ट आपका खुद का ब्रेन डेवलप करने के लिए, जो कि डिफरेंट हो, जो जो कभी डेवलप नहीं हुआ हो, यूनिक ब्रेन डेवलप करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इट मे बी द प्रोसेस ऑफ मंथ और अ ईयर, राइट? ये इतना लंबा प्रोसेस है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, है ना, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के। छोटे डेटा के लिए मशीन लर्निंग, और बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए डीप लर्निंग, ठीक है? लेट्स गो अहेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम्स। तब आपसे कोई पूछे एल्गोरिथम क्या होती है ना, आपसे कोई पूछे तो व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम्स? सो एल्गोरिथम को डिफाइन करना हो तो आप सिंपल बोल सकते हो, एक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, या फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला। स्टैंडर्ड मेथड और मैथमेटिक फॉर्मूला को आप एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम बोल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, एल्गोरिथम कुड बी एनी लॉजिक फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो जो भी लॉजिक आपको समझ में आता है, जो भी आपको मेथड समझ में आता है, जो भी आपको फॉर्मूला समझ में आता है, अब मैं आपसे पूछूंगा 3+2 = 5, राइट? 3+2 = 5, तो इसमें लॉजिक बिल्डिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, इसमें कोई नया मेथड लगाने की जरूरत है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, बट इट्स ए एल्गोरिथम, राइट? सिमिलरली एक मेथड बेस्ड है, मतलब आपको पहले एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा, फिर थर्ड स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे स्टेप के बाद में आपको प्रोडक्ट मिलेगा या सोल्यूशन मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे शुगर केन से आपको शुगर चाहिए, राइट? तो बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद में, केमिकल प्रोसेस होने के बाद में, रिएक्शन होने के बाद में आपको शुगर मिलती है, राइट? उसमें बीच में काफी सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास बनाने के लिए। तो आपको रिजल्ट मिलने तक कितने मेथड अप्लाई करने पड़े, वो सारा एंटायर मैकेनिज्म, अगर आपने स्टेप थोड़ा सा भी चेंज किया, फर्स्ट स्टेप को थर्ड बना दिया, थर्ड को फिफ्थ बना दिया, ये पूरा मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा, और उसको भी हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। लॉजिक, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा लॉजिक डेवलप करो जिससे कि मेरा थंब स्कैनर से सिक्योरिटी हो जाए घर की, थंब स्कैनर से मोबाइल खुल जाए, मेरे फेस रिकॉग्निशन से मेरा मोबाइल लॉक ऑन हो जाए, ठीक है? ठीक है, लॉक ऑन हो जाए, तो ये काम करने के लिए आपको एक ऐसा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा जो आपकी इमेज से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सके, कोई ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर सके। और ये सारा काम करने के लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी अलग अलग तरीके की बैकग्राउंड हटा दो, है ना, बैकग्राउंड में कोई और दूसरा इंसान आ गया तो फिर क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल हुई तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉजिक लिखने पड़ेंगे आपको, है ना, लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे, एंड दोस लॉजिक्स will help you to get the results, right? So either logic or standard methods or mathematical formulas are called as algorithms. अब आपको डर नहीं लग रहा होगा कि ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि एल्गोरिथम 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 बनाते हैं, एल्गोरिथम अप्लाई करो, ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, है ना, मैथमेटिक। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेथड और अ फॉर्मूला और अ लॉजिक, राइट? और ये डेवलप करना, ये बिल्ड करना, ये समझना बहुत आसान है। मैथमेटिक्स का एक एक फॉर्मूला समझ लो, एक एक नई नई एल्गोरिथम सीख रहे होगे रोज, ऐसा मान लो आप, है ना? तो आज हम लोग एक लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया कि गुड पीपल एंड बैड पीपल, और गुड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड बैड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ये हमें पता करना है। तो पता करने के लिए कितने पैरामीटर्स हैं? सपोज करो मैं 2 पैरामीटर लेके चल रहा हूँ, एक तो ब्रांच वर्सेस मार्क्स। तो अगर किसी की ब्रांच, 3 ब्रांच मान लेते हैं, एक एआई, एक सीएस, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल ई, राइट? सो ये हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। कुछ बच्चे हैं जो एआई के हैं, जिनके मार्क्स कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं आपको, राइट? कुछ सीएस के बच्चे हैं जो आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रहे हैं, राइट? हो सकता है कि एक बच्चा जो सीएस का हो उसको एआई में भी बहुत कुछ आता हो, तो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
कोई ईआई का बच्चा है और जिसको सीएस भी आती है, जिसको एक ई सीएस का बच्चा है जिसको ईआई भी आती है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपको पता लगाना है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे बेकार हैं एकेडमिक्स में। तो कैसे पता लगाओगे? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया अभी। तो अगर मैं आपको अभी देख कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो हमारे बच्चे हैं ये है इलेक्ट्रिकल वाले, इनको एआई भी आती है ना। जो रेड कलर वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो पर्पल वाले हैं वो एआई वाले हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो सीएस वाले हैं। तो सीएस वालों को एआई भी आती है, इलेक्ट्रिकल भी आती है सपोज, और अपना अपना डोमेन भी आता है। तो अब हम लोग कैटेगराइज करना चाहते हैं, सोचो कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे। अगर हमने इनमें से बोला जो लोग इंडिविजुअल डोमेन में हैं, ये एआई का मैक्सिमम मार्क्स लेने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना लेने वाले हैं? ये है सपोज करो 80%, ये है सपोज करो 70%, एंड ये है हमारे पास 60%, और ये है 50%। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो लोग 60% से अबव हैं, मैंने कंडीशन बनाई 60% से अबव वाले, एंड जो लोग मोर देन वन ब्रांच में है, मतलब ब्रांचेस भी हो गई, अब ब्रांचेस भी मोर देन वन ब्रांच है, तो हम उसको भी गुड कैटेगरी में बोल सकते हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं गुड कैटेगरी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, हमने इसको बोला गुड। फिर एक और बनाया हमने, लेस देन 60 और ओनली वन ब्रांच, इसको हमने बोल दिया बैड। अब सोचो कि इसके ऊपर एक कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है कि 70% से ऊपर हो और इंडिविजुअल ब्रांच हो, ब्रांच मतलब इज इक्वल टू 1, इसको भी हम लोग गुड बोलने वाले। तो आप सोचो, या इसको हम लोग इसको गुड की जगह पे, बैड की जगह पे एवरेज भी बोल सकते हो। अब 3 कैटेगरी बन गई आपकी। ये आपने एक सुपरवाइज एल्गोरिथम को सिखा दिया। सुपरवाइज एल्गोरिथम को यानी कि फॉर्मूला को आपने क्या बताया, अगर ऐसा 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 कुछ होगा देन आप उसको गुड और एवरेज और बैड कैटेगरी में बोलने वाले हो। तो ये सिखाने वाले कौन हो? यानी कि हमें तो डेटा मिला था, ये डेटा मिला था, यानी कि क्वेश्चन मिला था, ये बुक में लिखा हुआ था ये चीज कि इतने इतने बच्चे हैं, या ये ग्राफ मिल गया आपको, राइट। इस ग्राफ को एनालाइज करने के बाद एज ए स्टूडेंट आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई टीचर आया और उस टीचर ने आपको बताया कि ये ऐसे ऐसे कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस एक हैं और 70% से ज्यादा है, उसको गुड बोल दो। ग्रेटर देन 60% एंड मतलब एक से ज्यादा ब्रांचेस, उसको एवरेज बोल दो। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेस 60 से ज्यादा, लेस देन 70, है ना, 60 और 70 के बीच में है अगर, तो उसको आपने एवरेज बोल दिया, और इसको लेस देन 60 वाले को बैड बोल दिया। यानी कि इस बैड वाले के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एवरेज वाले के ऊपर थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, गुड वाले तो गुड हैं, और इनको हम लोग डायरेक्टली एक इंटरव्यू प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो ये जो मीनिंग बताने वाला था वो कौन था? वो टीचर था। वो टीचर ने जो ये मीनिंग बताया, उसने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता है ना, नया, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा टीचर आता है, कोई दूसरा फ्रेंड आता है, आपको कोई नया डेटा दिया जाए, तो डेटा क्या मिला आपको? सपोज एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बंदा है जिसके 73% मार्क्स हैं। ये तो हमने ट्रेन नहीं किया था ना, ना तो ट्रेन इसमें कहीं डेटा में था भी नहीं। डेटा में तो 70% मार्क्स वाले थे, 80% मार्क्स वाले थे, समथिंग लाइक दैट। तो किसी का 73% मार्क्स हैं और एक ही ब्रांच में है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको क्या बोलोगे? तो आप आंख बंद करके डायरेक्टली उस 3 कंडीशन की फॉर्मूला की जो बातें हम लोग कर रहे थे उनमें से जाके सर्च करके आओगे कौन सी में सेटिस्फाई करता है, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? आपने आपसे पूछा गया कि ये सपोज 35% मार्क्स हैं और 3 ब्रांचेस में लाई करता है वो, इसको क्या बोलोगे आप? बैड। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से वो गुड कैटेगरी में या एवरेज कैटेगरी में हो, लेकिन फिलहाल ये अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम इज बैड, राइट। अगेन अगर कोई 55% मार्क्स है
और 3 ब्रांचेस में लाई करता है, उसकी तीनों ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, देन दिस इज ऑल्सो बैड, राइट। सो ये अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करना है, यानी कि टीचर के उस फॉर्मूला बिल्डिंग पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बैड आएगा, एवरेज आएगा या गुड आएगा। अब आप सोचो ये जो फॉर्मूला है कितना जरूरी हो गया हमारे लिए सही डेवलप करना, और कितना जरूरी है कि डेटा का सही होना। अगर डेटा ही गलत है तो फॉर्मूला भी बिल्ड नहीं हो सकता। आपने जब क्वेश्चन पूछा वो भी उल्टा सीधा पूछ रहे हो, राइट। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन जो हमने ट्रेन ही नहीं किया, अगर वो क्वेश्चन पूछा तब भी ये फॉर्मूला फेल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया और अगर फॉर्मूला अच्छा नहीं है तब भी आपका जो आंसर है वो फेल है। तो यहाँ जो टीचर है उसके थ्रू बताया गया फॉर्मूला, ये हमें डेवलप करना है, ये हमें डेवलप करना है, ठीक है ना। ये डेवलप करने के लिए एक एल्गोरिथम है। अभी फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन या डेटा शेयर किया आपके साथ में, उसको हम बोल रहे हैं KNN, के नियरेस्ट नेबर्स। जहां सबसे नियरेस्ट लाई करे डेटा, आप उसका पार्ट बता दो इसको, आप उसका पार्ट बता दो इसको, क्योंकि आपको सोचो, आप खुद सोचो कि ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन लेस देन 70 सपोज, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन जब पहले ही बता दी गई तो इनको क्या बोलोगे आप? ये तो आप इफ एल्स का पार्ट है, इफ एल्स लगा सकते हो आप। लेकिन अगर डेटा चेंज हो गया तो, डेटा चेंज हो गया तो इसका मतलब है आपको इफ एल्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको एक जनरलाइज मेथड बनाना है जो डेटा चेंज होने पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, एंड वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, KNN फॉर्मूला ही ऑटोमेटिक सेम डेटा के ऊपर आपको गुड एक्यूरेसी रिजल्ट दे। क्योंकि ये इफ एल्स तो केवल एक बार बन जाएगा प्रोग्राम के अंदर और फ्यूचर में अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। डेटा चेंज हो जाएगा तो ये इफ एल्स फेल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इफ एल्स से क्यों करना अच्छी बात नहीं है, सेम काम इफ एल्स से भी हो सकता था। ठीक है, बढ़े आगे। तो हम लोग एक एल्गोरिथम देखते हैं जो सबसे इजीएस्ट एल्गोरिथम है, सुपरवाइज्ड है, इसके अंदर बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, सिखाएगा अगर यूजर या प्रोग्रामर तो ये सीख जाएगी। तो कैसे सीखेगी एल्गोरिथम, देखते हैं एक बार, है ना, एल्गोरिथम कैसे सीखती है डेटा को। तो हमारे पास डेटा का ग्राफ बिल्कुल क्लियर था, कुछ यहाँ लाई कर रहे थे, कुछ मैं दूसरे कलर की जगह पे सेम कलर के दूसरे नोटेशन बोल देता हूँ, है ना। फिर एक कोई यहाँ लाई कर रहे थे, इसको हम बोल देते हैं डॉलर, ठीक है। ये हमने 3 तरह के नोटेशन बना लिए। अब KNN कैसे काम करता है, के नियरेस्ट नेबर। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सपोज पूछा गया एट द रेट से, ये एट द रेट इज क्वेश्चन। तो ये एट द रेट का जो पॉइंट है वो पॉइंट इस स्टार के नजदीक है या हैश के नजदीक है या डॉलर के नजदीक है, डॉलर के नजदीक है, हैश के नजदीक है या स्टार के नजदीक है। जिसके नजदीक होगा पहले तो आप इसको प्लॉट करो, जहां इसका कोऑर्डिनेट आएगा उस कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस चेक करो हर एक पॉइंट से, स्टार से, हैश से और डॉलर से, जिसके पास ये मिनिमम डिस्टेंस बनेगी। अब आप समझ जाओगे कि अगर ये जो पॉइंट है वो सिमिलर टू स्टार है, इसका मतलब है जो भी स्टार का लेबल था, लेबल क्या था स्टार का, ये व्हाट वाज दिस, AI, दिस ब्रांच, राइट। और दिस लेबल वाज कमिंग एज गुड और एवरेज और बैड, राइट। ठीक है। तो हम लोगों ने वी कैन चेंज द लेवल आल्सो, राइट। सो अभी के केस में जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, सपोज द लेवल वाज गुड, क्योंकि ये जो स्टार था दैट वाज ऑफ गुड, है ना। दिस हैश वाज फॉर एवरेज, दिस थिंग वाज फॉर बैड, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई बंदा यहाँ इस ब्रांच में होगा और मार्क्स इतने होंगे, कोई बंदा इतना होगा मार्क्स इतने होंगे, कोई बंदा इतना होगा यहाँ इस ब्रांच में होगा और मार्क्स इतने होंगे, तो जो भी डिस्टेंस उसकी आ रही होगी, अभी डेटा के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा है ना। इस वाली डेटा में डेटा चेंज हो जाएगा, सपोज ऐसे कोई डेटा देखने को मिले,
तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस डेटा से तो आप कोई भी रिजल्ट निकालना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास KNN है, आप क्या करो, आपका जो क्वेश्चन है अगर यहाँ लाई करता है तो उसका जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उससे आप हैश से जो भी नियरेस्ट हैश है, नियरेस्ट डॉलर है, नियरेस्ट स्टार है, इससे डिस्टेंस देख लो। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। अगर D1, D2, D3 इन तीनों को हम लोग ऑब्जर्व करें, ये अगर लिस्ट आती है, इसका मतलब है D1 का जो भी लेबल था, इसका लेबल था गुड, उसका मतलब गुड लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आंसर है वो गुड है। वैसे ही अगर ये लेस लीस्ट इस पे होती D2 पे, इसका मतलब D2 का जो लेवल होता अगर वो एवरेज है तो एवरेज इज द आंसर। ठीक है। सो KNN कैसे काम करता है? KNN आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, सबसे नजदीक किसके है, किसके सिमिलर है, ये चेक कर रहा होता है। ठीक है। तो आपको ये एल्गोरिथम में एक चीज और बतानी पड़ती है, लास्ट चीज में बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। काफी देर हो गई मुझे बोलते हुए और आपको काफी देर हो गई आपको सुनते हुए, बट इसमें मजा आएगा आपको जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो। ठीक है। आपको एक चीज और बतानी पड़ती है कि इस डेटा में सपोज मेरे पास ये स्टार 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 दिख रहे हैं, हैश को कलर चेंज कर देते हैं, बेटर हैश 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 and we have blue, डॉलर डॉलर डॉलर, है ना। देन देखो कितना मिक्स ऑफ डेटा है। इस मिक्स ऑफ डेटा में सपोज माय क्वेश्चन इज दिस @ अब @ जो क्वेश्चन है उससे नियरेस्ट डिस्टेंस देखनी है मुझे। तो नियरेस्ट डिस्टेंस देखनी है, नियरेस्ट डिस्टेंस तो कितने पॉइंट से देखनी है, नंबर ऑफ नेबर्स कितने होने चाहिए। आपने बोला नंबर ऑफ नेबर्स होनी चाहिए 2। सो NN नंबर ऑफ, ये वो न्यूरल नेटवर्क नहीं है, है ना। नंबर ऑफ नेबर्स आर 2, देन जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो आ जाएगी D1, D1 डैश, D2, सॉरी D2, D2 डैश, D3, D3 डैश। कौन कौन सी, यानी कि इस @ से पहले वाले स्टार से दूसरे वाले स्टार से, पहले डॉलर से दूसरे डॉलर से, पहले हैश से दूसरे हैश से, जो नियरेस्ट सबसे ज्यादा डॉलर हैश और स्टार थे, इन तीनों से डिस्टेंस निकाल ली। तो D1 डैश का जो समेशन है इसका एवरेज निकाल लिया, वो आ गया, उसको बोल दिया हमने D1, है ना, एवरेज ऑफ बोथ। सिमिलरली एवरेज ऑफ दीज I've got D2 and average of these three, so these two I've got these three। तो अब इन तीनों में आप लीस्ट निकालो, लीस्ट वैल्यू निकालो। ठीक है। जो भी लीस्ट निकलेगा तीनों में से, सॉरी, है ना, ये तीनों में से कोई एक लीस्ट निकलेगा, तो जो भी लीस्ट निकलेगा, जो अगर ये निकल गया इसका मतलब है ये स्टार का पार्ट था, स्टार इज गुड। ठीक है। हैश इज एवरेज एंड डॉलर इज बैड। ठीक है। तो इस तरह से ये वाली एल्गोरिथम काम करती है। दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम। नेक्स्ट एल्गोरिथम विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। हो सकता है कि नेक्स्ट एल्गोरिथम में, डिफरेंट एल्गोरिथम में यही क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आंसर कुछ डिफरेंट मिले। तो कुछ दिनों के बाद में, 2-3-4 दिनों के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेटा किस तरह का होगा। अगर डेटा इस तरह का होगा तो कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी। डेटा को देखते ही आप समझ जाओगे, अच्छा इस पे तो ये वाली एल्गोरिथम अप्लाई करनी चाहिए, और वो एल्गोरिथम का पैटर्न पहले से फिक्स है। तो अगर आपको वो पैटर्न या उसका फॉर्मूला पहले से पता है, जैसे KNN के अंदर आपको पता है कि आप नियरेस्ट नेबर डिसाइड कर लो, नियरेस्ट नेबर 3 है या 4 है या 5 है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आने वाला है, लीस्ट वैल्यू निकलेगी और उसका लेबल मिल जाएगा। लेबल इज द आंसर। ठीक है। लेबल इज द आंसर। तो हर अलग एल्गोरिथम का जो पैटर्न डिफरेंट है या फॉर्मूला डिफरेंट है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है कि वो किस पे अप्लाई होगा। बार बार पागलों की तरह अगर हम लोग डेटा के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे तो पता नहीं कितनी एल्गोरिथम है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एल्गोरिथम,
आप हर एल्गोरिथम के मैथमेटिक्स को बार बार याद रख के 24/7 याद रख के तो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको आपको हो सकता है कि 3-4 एल्गोरिथम से बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, जरूरी नहीं कि एक ही एल्गोरिथम काम करे, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेटा अगर ऐसा होगा तो ये वाली एल्गोरिथम अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। दैट सेंस यू यू विल गेट डेवलप इन नेक्स्ट 2-3 डेज, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो आगे बढ़े, इतना समझ में आया क्या जो मैंने बोला? ये एल्गोरिथम का बैकएंड मैकेनिज्म जो कैसे काम कर रही है वो समझ में आया क्या? अगर आप खुद लेमैन सोचो, इस प्रॉब्लम के लिए आप होते इस जगह पे ट्रेन करने के लिए, तो आप भी ऐसे ट्रेन करते। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इसके पास लाई कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना संगति का असर है, ये बच्चा तो इन इस ग्रुप में उठता बैठता है, इसका तो ग्रुप ग्रुप इस तरह के बच्चों का है जो हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो मान के चलते हैं कि उसमें रहने वाला जो बच्चा है, आप उसको मान सकते हो कि ठीक है इसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। दे कुड बी अ डिफरेंट रीजन कि जिसकी वजह से ना आए, लेकिन उसको अच्छी कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक वाइज ऐसी प्रॉब्लम जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहां नेबर्स सिमिलैरिटी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की, हमारे पहले से पड़े हुए डेटा के साथ में, अवेलेबल डेटा के साथ में। एंड इफ देर इज अ सिमिलैरिटी देन द आंसर वुड बी लाइकली सेम। ओके, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि 100% आंसर सही होगा, या 100% की बात ही नहीं होती है। मशीन लर्निंग नेवर गिव्स यू 100% रिजल्ट। वी ऑलवेज अप्रोच टूवर्ड्स 100% एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी आपको 100% नहीं मिलेगी कभी भी, यहाँ प्रोबेबिलिटी है कुछ परसेंटेज आने की। तो हमारा हमेशा लाइकलीनेस रहती है कि वी शुड अप्रोच टुवर्ड्स मैक्सिमम एक्यूरेसी, which could be 90%, 95%, 98%. As a human, we are also not accurate. Okay, every different person sees the same problem in a different way, and solves the same problem with different angle, different methodology, right? तो जैसी जैसी हमारी नेचर है वैसी हमारी एल्गो की नेचर है, उस एल्गो को अप्लाई करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो प्लीज बताएं, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो? सो लेट अस अप्लाई दिस, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। मी शेयर डिफरेंट स्क्रीन। हियर इज द प्रोग्राम। ओके, हम लोगों ने एक और लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी, एंड दैट वाज साइकिट लर्न, राइट। साइकिट लर्न के अंदर ये इन एल्गोरिथम के फंक्शंस ऑलरेडी प्री इनबिल्ट हैं, प्री बिल्ड हैं, है ना। तो आप पूछ सकते हो कि क्या ये फंक्शन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो अभी तो बहुत अभी स्टार्टिंग है, तो आपको मैं अभी से बनाना स्टार्ट करूंगा तो इट विल बी बर्डन। सो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर दोज फंक्शंस और दोज एल्गोरिथम आल्सो, अगर आपको मैथमेटिक्स या प्रोसेस पता है तो, ठीक है। तो आज पहला दिन है, हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम उस फंक्शन को, उस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वी हैव अ पर्टिकुलर library called sklearn. Import sklearn, right? Import sklearn. अब sklearn के अंदर अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स है, हर एक एल्गोरिथम के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आप चाहो तो उस मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर सकते हो। सो फ्रॉम, instead of import any particular library entirely, so we can go for this, a particular module from sklearn dot neighbors import k neighbors classifier, k neighbors classifier। स्पेलिंग देख के बताना मुझे, कोई गलती तो नहीं है। के नेबर्स क्लासिफायर, ठीक है, के एन एन क्लासिफायर,
क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्लासिफाई करेगा अमंग 3 कैटेगरीज, ईदर गुड, बैड और एवरेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और उसी तरह की हम लोग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस प्रिपेयर आवर डेटा। डेटा भी हम खुद ही बना रहे हैं। डेटा किस तरह का था कि सपोज ये फीचर्स हैं, है ना, फीचर्स और लेबल्स, दो तरह की डेटा को हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में कुछ फीचर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोगों को रिजल्ट बताना। रिजल्ट क्या होगा, या तो गुड होगा या बैड होगा, वैसा कुछ, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the first feature, or based on the parameter that we are deciding whether something is somebody is bad or good, वो था एक तो उसका मार्क्स और उसकी ब्रांच। सो एक ब्रांच, वन ब्रांच प्लस 60% या 50% मार्क्स, उसको कुछ बोलने वाले हैं। सेकेंड, अगर किसी का इंटरेस्ट दो ब्रांच में है एंड 60% मार्क्स हैं। तीसरा कैटेगरी, ऐसे बहुत सारे मतलब रूल्स बन सकते हैं। अगर किसी की दो ब्रांचेस हैं लेकिन किसी का 65% मार्क्स हैं, है ना, किसी के पास दो ब्रांच का इंटरेस्ट है लेकिन 50% मार्क्स हैं। किसी के पास एक ही ब्रांच है बट 80% मार्क्स हैं। किसी के पास 3 ब्रांच हैं बट 60% मार्क्स हैं। किसी को 3 ब्रांच हैं बट 40% मार्क्स हैं। ऐसे हमने काफी सारे अलग अलग तरह के डेटा बना लिए। तो पहले डेटा को क्या बोलने वाले हो आप, फर्स्ट सिंगल ब्रांच 50% मार्क्स, इसको बोल देंगे बैड, अभी ये पुअर है। सेकंड, 2 ब्रांचेस 60%, इसको बोल देते हैं एवरेज। ठीक है, थर्ड, 2 ब्रांचेस 65% एवरेज, 2 ब्रांचेस 50% बैड। देखो कितनी सिमिलैरिटी है, बट थोड़ा सा वैल्यू के डिफरेंस होने से हम लोग अलग अलग तरह की कैटेगरी बना रहे हैं। 1 80% गुड, देन 3 60%, देन सपोज एवरेज, 3 40% बैड। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ डेटा। इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। और माइनिंग तो नहीं, डेटा प्रिपरेशन। माइनिंग तो होगा कि आप डेटा कहीं से एक्वायर कर रहे हो, निकाल रहे हो, सिस्टम से, मोबाइल से, इंटरनेट से, है ना। माइन करना है समथिंग डिफरेंट। दिस इज डेटा एक्विजिशन और डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, नॉट एक्विजिशन ऑल्सो। FNL, now we have to use k neighbors classifier, k NEIGHBORS क्लासीफायर। ये क्लासीफायर ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर वो मैथ पड़ी हुई है, जिस मैथ की हम बात कर रहे थे अभी। हम लोगों ने जो मैथ डिस्कस किया था, या जो ये जो मैथ छोड़ दो, आप मेथड बोल दो, है ना। जो मेथड डिस्कस किया था कि जिसमें नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन होगी। अगर आपके पास x1 x2 है, y1 y2 है, या x1 y1 और x2 y2 हैं, 2 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दिस इज समवॉट द डिस्टेंस इज, राइट। सो आपको डिस्टेंस निकालना आता है, और इस तरह की जो मेथड डेवलप हुई है डिस्टेंस निकालने की, डिपेंडिंग कितने नेबर्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। आई गेस, मुझे लगता है कि वो हम लोग कर लेंगे वो काम। अगर खुद को डेवलप करना पड़ा तो एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो चीज ऑलरेडी इस के नेबर्स क्लासिफायर ने करके दे दी है हमें। ठीक है, सो n number of neighbors, n neighbors is equal to 2। सपोज 2 नेबर क्लासिफायर की बात कर रहे हैं, एंड let us get classifier as a variable. So this classifier variable would have the capacity to learn everything from this data. After learning, मतलब after learning, this variable will be called as trained variable, right? तो अभी तो लर्न नहीं किया है, अभी तो हम लोगों ने इस पूरी फंक्शन को एक पावर दी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। इस पूरी फंक्शन या जो इस पूरी कैलकुलेशन को हम लोगों ने बोल दिया कि CLF
समझ सकता है। नाउ लेट अस यूज CLF डॉट फिट नाम की कमांड है जिसके थ्रू हम लोग इस पूरे डेटा को ट्रेन कर सकते हैं। तो फिट नाम की कमांड इस पूरे डेटा से मीनिंग एनालाइज करती है, प्लॉट करती है ऑटोमेटिकली। जो हम लोग प्लॉट मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे थे, प्लॉट करती है, उससे एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे रखा जाए, और जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन वाले पॉइंट को भी प्लॉट करके डिस्टेंस निकाल के आपको रिजल्ट दे देती है। ठीक है, तो हमने बोला ट्रेन्ड वेरिएबल इज CLF डॉट फिट। अब इस ट्रेंड नाम के वेरिएबल से कोई भी क्वेश्चन पूछो तो ये आंसर दे देता है, ट्रेंड डॉट प्रिडिक्ट, ट्रेंड डॉट प्रिडिक्ट। तो क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो सेम जैसे हम लोगों ने इसका डेटा प्रिपेयर किया था वैसे आपका प्रिडिक्शन वाला भी डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप पूछना चाहते हो कि अगर किसी का इंटरेस्ट एक ही ब्रांच में है और उसके 50% मार्क्स हैं, सेम क्वेश्चन जो हमने ट्रेन किया था, ये सुपरवाइज एल्गोरिथम है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला, रिजल्ट को हम लोगों ने रिजल्ट में स्टोर कर लिया और इसको डिस्प्ले किया, प्रिंट RES। ठीक है, RES। तो ट्रेन डॉट प्रिडिक्ट 1,50, एक ही ब्रांच में इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ मार्क्स आर योर मार्क्स obtained for this person is 50%, so the result would be RES। let me save this program and sklearn, और इसको बोल देंगे KNN test, not KNN test 1, and that's it। so let me run this program। we have got the result। अच्छा, अभी कोई एरर है, मैं एरर दिखा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि नेबर्स, इसके नेम्ड, इसमें नो मॉड्यूल फाउंड कॉल्ड sklearn डॉट नेबर्स, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो लेट मी चेंज द स्पेलिंग हियर। सो नेबर्स, NEIGHBORS। let me run this code। so result is bad and the already trained thing was bad। तो रिजल्ट भी बैड आया, ट्रेंड वाला भी बैड था। इसका मतलब है जो सिखाया गया था वही आंसर आ रहा है, and this algorithm is working fine। now let me give some more inputs। कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा हमने, और भी क्वेश्चन पूछे। हमने पूछा 2 with 60, हमने पूछा 1,80। एक थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन पूछेंगे, सपोज 3,60, सेम क्वेश्चन अभी तक। तो फिर हमने कोई अलग क्वेश्चन पूछ लिया, 3,90, 3,90 है ना। तो 3,90 पे जाना चाहिए, गुड, जबकि हमने इसको सिखाया ही नहीं है। 3,90 हमारे हिसाब से भी गुड होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो हमारा पैरामीटर था गुड होने के लिए 80% आई गेस, या 90 मिल गए हम लोगों को, नंबर भी 3 आ रहा है। सो लेट अस सी। ठीक है, 90 कॉमा, एक और कैटेगरी ले लेते हैं, 1,40%। ठीक है, ये हमने दिखाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 100% एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो सिखाया वही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, तब भी ये काम कर जाता है। ठीक है, बट जो पैटर्न, जो मेथड आपने सिखाया वो सेम होना चाहिए। मेथड यहाँ सेम है तो डेटा भी लगभग सेम का आ रहा है ना। इस जिस तरह की प्रॉब्लम बताई आपने, सिखाया टेबल बनाना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट। लेट मी चेंज दिस कोड। ओके, कोड के अंदर मैंने चेंज किए, सॉरी मैंने अभी ये शेयर नहीं किया था स्क्रीन ना, तो मैंने ये चेंजेस किए, क्वेश्चन ये वाले दे दिया आपको। ठीक है, 2,60, 1,80, 3,60, 3,90, 1,40। तो हमने जो सिखाया था वो उसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन दिया है। तो लेट अस सी वेदर विल इट वर्क, विल इट गिव द आंसर और नॉट। मैं शेयर करता हूँ एक बार। सो बैड, एवरेज, 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 एवरेज एंड बैड, कहीं भी इसने कोई भी रिजल्ट गुड नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, कब देगा ये रिजल्ट गुड कैटेगरी में, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक बार वापस से 2 स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। सो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट आए थे। 1 and 50 का रिजल्ट आया बैड, 2 and 60 का रिजल्ट आया एवरेज, 2 and 60 इज एवरेज। देन उसके बाद
1 and 80 का भी एवरेज आया, 1 and 80, जबकि 1 and 80 क्या है, गुड है। तो ये बहुत एक बैड कैटेगरी है, मतलब हमारे पास गुड है लेबल, लेकिन फिर भी आंसर गलत आ रहा है। फिर 3 and 60, 3 and 60 ये एवरेज था, तो रिजल्ट एवरेज आ रहा है। फिर उसके बाद 3 and 90, 3 and 90 भी एवरेज आ रहा है। 3 and 90 गुड आना चाहिए था, ठीक है। तो गुड वाले जो डेटा है वो केवल एक है अभी, 1 and 80। तो थोड़ा सा अगर और हम ट्रेन कर देंगे शायद इसका रिजल्ट चेंज हो जाए, राइट। तो अभी हमारा इसका मतलब है इस एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि ये काम तो कर रहा है प्रोग्राम, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा और डेटा हो जाता तो हम लोग समझ जाते कि गुड को कैसे बोला जाए। गुड समझ में नहीं आ पाया पूरा प्रॉपर, ठीक है। एंड 1,40 इज बैड, 1,40 इज कमिंग बैड, राइट। सो अगर मैं इसको पूरा प्रिडिक्ट करूं कि कितना परसेंट डेटा सही आया, तो 1:80 जो कि हमारे लिए गुड था, वो हमारे लिए बैड आ रहा है। जो हम चाहते थे कि 3 और 90 गुड आना चाहिए, वो एवरेज आ रहा है। इसका मतलब दो जो आंसर हैं वो हमारे आउट ऑफ 6 आंसर्स सही नहीं है। जिसका मतलब है लगभग हमारी जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और दिस क्वेश्चंस इज अराउंड 60%, ठीक है ना। समझ में आया क्या इतना सब लोगों को? कोई क्वेश्चन अभी तक? एनी क्वेश्चन एनीवन? एनी क्वेश्चन एनीवन? क्लियर है अभी? परफेक्ट। तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो आप लोग कर पाएंगे? सो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, है ना, आपके ग्रुप पे शेयर करता हूं, रिलेटेड टू द सेम प्रॉब्लम। इट विल बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिफरेंट स्टोरी, दूसरे डोमेन से रिलेटेड होगा। मैं आपसे पूछूंगा, सपोज करो मैंने आपको ट्रेन करने के लिए डेटा दूंगा। उसमें डेटा होगा कि एक बंदा जिसकी सैलरी 50,000 है, उसको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, राइट। एक एक बंदा जिसको 50% की सैलरी मिल रही है, 50,000 की सॉरी सैलरी मिल रही है, एंड इसको 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, उसका प्रमोशन हो जाता है। अगर किसी को सैलरी मिल रही है 30,000 और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका प्रमोशन हो जाता है। जिसका एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, जिसकी सैलरी 80,000 है, सॉरी, उसका प्रमोशन अभी नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना चाहिए हमें, ये ऑटोमेटिकली पता करना चाहिए कि किस बेसिस पे प्रमोशन हो रहा है, किस बेसिस पे प्रमोशन नहीं हो रहा है। पॉसिबल है ये काम करना? विल इट वर्क फॉर यू? तो आई विल गिव यू अ डेटा, राइट। कुछ पॉइंट्स में दूंगा डेटा के। अच्छा, सिंगल कॉम्बिनेशन को इसको बोलते हैं हम लोग डेटा पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए कितने डेटा पॉइंट हैं इस ट्रेनिंग डेटा के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 डेटा पॉइंट्स, देयर आर 7 लेबल्स, बट लेबल कैटेगरी कितनी है? 3 डिफरेंट कैटेगरी। There are 3 different categories: bad, average, and good. Right? There are 3 different categories of labels. Yes, sir. थोड़ा लेट पहुंचा आपके पास तक क्या? So there are 7 data points. There are 2 features. फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर और दूसरा फीचर। पहला फीचर था यहाँ पे जो हम लोगों ने कैटेगरी ली थी, नंबर ऑफ ब्रांच। सो दिस इज फर्स्ट फीचर एंड दिस इज सेकंड फीचर। सो अगर इस डेटा के अंदर कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर 7, नंबर ऑफ लेबल्स कैटेगरी आर 3, number of features are 2, number of questions that has been asked are 6. Out of 6, 2 are wrong and 4 are right. It means the percentage accuracy is 60% or 66%, right? This is how छोटी मोटी मोटी एक कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। और जो एल्गोरिथम हम लोग यूज कर रहे हैं दैट वाज KNN। इसके अंदर नंबर ऑफ नेबर्स जो हमने डिसाइड किए थे 2, अगर नंबर ऑफ नेबर्स 2 की जगह 1 कर देता हूं मैं अभी, तो रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ आपको रिजल्ट। देखो रिजल्ट यहाँ से चेंज हो गया, ये गुड हो गया और ये भी गुड हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नेबर्स से भी डिसाइड होता है, डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो आपकी एल्गोरिथम सही थी, सही करनी पड़ी,
या आपका डेटा सही करना पड़ा, मैं आपको बता रहा था कि आपका ट्वीकिंग कहाँ पे चाहिए, फॉर्मूला थोड़ा सा और बेटर करना पड़ेगा या डेटा बेटर करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए कि आपके रिजल्ट कैसे आएंगे और कितने एक्यूरेट आएंगे। अभी आपका जो डेटा है, सॉरी जो रिजल्ट आ रहा है, इट इज़ अराउंड 100% एक्यूरेट, राइट। तो 2 जगह हमारा गुड आ रहा है, कहाँ पे आना चाहिए था गुड, देखते हैं एक बार। मैं वापस से कोड दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन जो हमने पूछा था दैट वाज इस यहाँ पे गुड आ रहा है और यहाँ पे गुड आ रहा है एंड इट्स परफेक्टली फाइन। हमने कभी बताया नहीं, लेकिन जैसे हमने कोड के अंदर अपने अपने फॉर्मूला के अंदर, लर्निंग मेथड के अंदर चीज़ें चेंजेस की, तो रिजल्ट भी हमारा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आया। एंड दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द एक्यूरेसी एंड दिस इज हाउ वी ट्रेन द मॉडल, दिस इज हाउ वी वर्क ऑन मशीन लर्निंग। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछें, अदरवाइज हम लोग ये यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है अभी उसका पूरा डेटा पॉइंट मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ये प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा, सो दैट इट शुड हेल्प यू टू रन द कोड एंड प्रिपेयर योर ओन आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आज हम लोगों ने काफ़ी सारी थियोरेटिकल, हाँ, सो आज हम लोगों ने काफ़ी सारा थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है। मैं वापस से वो थियोरेटिकल पोर्शन नहीं बताऊंगा, सुपरवाइज अनसुपरवाइज। आई होप दैट वाज नेसेसरी, राइट। उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज और डेटा ट्रेनिंग मॉडल ये सब चीज़ें क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इफ इट इज़ डन, लेट्स एंड दिस सेशन। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग आज, डिपेंडिंग हमारी आज की जो एक्टिविटी थी वो कवर कर ली हम लोगों ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। स्टूडेंट हैव टोल्ड मी कि उनके एग्जाम्स हैं काफ़ी बच्चों के, सो वो एग्ज़ाम मैं एक बार पता करता हूँ कि कब तक ओवर हो जाएंगे। और अगर वो मंडे से हैं या संडे से हैं, मतलब नेक्स्ट डे कल से हैं, तो देखते हैं एक बार कि कितना उनको टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड टू हॉल्ट दिस पर्टिकुलर बैच फॉर सम टाइम, मे बी फॉर 3-4 days, है ना। जितना टाइम लगेगा देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे तभी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। व्हाट नंबर ऑफ नेबर वर्क हियर? नंबर ऑफ नेबर मतलब आप सोचो कि एक पॉइंट कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर पॉइंट्स के नजदीक है। अगर आप एक पॉइंट को देखोगे कि 2 मिनिमम पॉइंट से नजदीक होना चाहिए, तो हो सकता है आपका आंसर चेंज हो जाए, है ना। जैसे मैं आपको एक स्क्रीन चेंज करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरा कोई क्वेश्चन है, सपोज वो यहाँ पे हाईलाइट करता है, और अगर एक नेबर की बात करें, इसका मतलब है आंसर आना चाहिए हैश, आंसर आना चाहिए हैश। अगर नंबर ऑफ 2 नेबर्स होंगे तो इससे भी डिस्टेंस निकलेगी, इससे भी डिस्टेंस निकलेगी, ये आएगा D1 डैश, ये आएगा D1, ये आएगा D2, ये आएगा D2 डैश। तो D1 D2 डैश दोनों को ऐड करके एवरेज निकालो, और दोनों को एवरेज निकालो। हो सकता है कि ये वाली रेंज, ये वाली जो एवरेज वैल्यू है वो ग्रेटर देन दिस एवरेज आए। इसका मतलब है कि जो आंसर पहले हैश के लिए आ रहा था वो स्टार के लिए आना स्टार्ट हो जाए। एंड दिस एल्गोरिथम इज नॉट स्टेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, large data set. This is not stable for multiple features. अगर बहुत सारे फीचर्स होंगे तो उसके लिए स्टेबल नहीं है। इसीलिए ये एल्गोरिथम बहुत बेसिक है, और इसके बाद नई एल्गोरिथम्स आती हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स आती हैं, जिसमें से हम लोग यूज करेंगे कल डिसीजन ट्री, है ना। आगे आने वाले टाइम में SVM और भी हैं, वो एल्गोरिथम हमें हेल्प करेंगी थोड़ी और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इज क्लियर? कूल, ठीक है देन, कल मिलते हैं। Enjoy your co-learning and do practice the same thing. I would share this code. Bye bye.